हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और इस वीडियो में हम लोग सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को भी लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। इमेजिन करो कि आप एक क्रिकेट टीम के कैप्टन हो। क्या आप हर काम को खुद करोगे, जैसे बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग? ऑफ कोर्स नॉट। आप बाकी टीम मेंबर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे ताकि स्मूथली परफॉर्म कर सके। इसी को कहते हैं डेलीगेशन। यानी कि एक क्रिकेट टीम में अगर आप कैप्टन हो तो आप अपने जो भी आपके मेंबर्स हैं उसके अंदर किसी को आप बैटिंग दे दोगे, किसी को आप बॉलिंग दे दोगे, किसी को आप फील्डिंग दे दोगे। तो ये जो आप काम को बांट रहे हो, इसी को डेलीगेशन कहते हैं दोस्तों। इसी को, यही है डेलीगेशन। यही क्या है? डेलीगेशन। तो डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ टास्क एंड ऑथोरिटी बिटवीन अ मैनेजर एंड हिज सबऑर्डिनेट। यानी कि मैनेजर, ये सपोज दैट दिस इज मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो शेयरिंग ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो शेयर करना होता है, उसी को हम लोग डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। मान लेते हैं ये सुपीरियर है और ये उसका सबऑर्डिनेट है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो भी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को आदान प्रदान किया जाता है, जो दिया जाता है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को, उसको ही डेलीगेशन कहते हैं। जो कि जो सुपीरियर है वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स को देता है और उसी काम को करने की उसको ऑथोरिटी भी देता है। लेकिन तो ये बात का ध्यान रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी है वो हमेशा सुपीरियर की ही होती है। ऐसा बोल सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी मतलब जैसे जिम्मेदारी, जो भी जिम्मेदारियां रहेगी वो सिर्फ सुपीरियर की रहेगी। यानी कि अगर अल्टीमेटली किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम वहां पे अराइज होता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सुपीरियर की ही होगी। तो इसी को बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, यानी कि शेयरिंग ऑफ टास्क एंड ऑथोरिटी टू द सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, फ्रॉम सुपीरियर टू द सबऑर्डिनेट। इसके एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आपने ये चीज तो देख ही ली है। ऑथोरिटी, आप क्या करते हो कि भाई ऑथोरिटी को क्या दे देते, किसको दे देते हो? सबऑर्डिनेट को दे देते हो, है ना। तो यहां पर ऑथोरिटी क्या होती है? बेसिकली पावर टू मेक डिसीजन, डिसीजन लेने की पावर को ऑथोरिटी कहते हैं। ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट को जो दिया जाता है, ऑथोरिटी डेलीगेट की जाती है, दी जाती है सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ को, है ना। किस चीज के लिए भाई? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ऑब्लिगेशंस टू कंप्लीट द असाइंड टास्क। यानी कि जो भी उसकी लाइबिलिटीज है उसको पूरा कर सके ऑन टाइम, ठीक है ना। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या हो गया? ये भी भाई सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ पे जाती है। अब यहां पे अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी, द सबऑर्डिनेट इज आंसरेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क। ठीक है ना, जो सबऑर्डिनेट है वो आंसरेबल होगा जो भी उसने काम किया है उसके लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं की जाती है। जिम्मेदारी सिर्फ हमेशा सुपीरियर की ही रहेगी। यानी कि अगर कुछ भी दिक्कत आ गई, कुछ भी उस टास्क के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ गई या कुछ भी गलत काम हो गया, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? सुपीरियर की ही रहेगी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स है स्टूडेंट्स। क्या इंपॉर्टेंट्स है? क्यों डेलीगेशन जरूरी है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे मैनेजर का वर्कलोड कम हो जाता है। रिड्यूस द वर्कलोड, इट रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ द मैनेजर। मैनेजर अपने जो दूसरे काम है उसमें फोकस कर सकता है। छोटे मोटे टास्क को छोड़ के, भैया छोटे मोटे टास्क को उसने सबऑर्डिनेट्स को दे दिया तो वो अपने बड़े टास्क में ध्यान दे सकता है। इससे क्या होता है? इससे एफिशिएंसी बढ़ती है। क्योंकि भाई जब हम
जब हम किसी को टास्क देते हैं तो वो टास्क हम लोग डेफिनेटली किसी ना किसी के बेसिस में देते हैं कि भाई कौन किस में कितना स्पेशलाइज्ड है, उनको देते हैं। तो उससे क्या होता है, वो बंदा जो उस काम पे स्पेशलाइज्ड है, वो ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड है, तो वो उस काम को फिर से कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ जा रही है। डेवलप सबऑर्डिनेट हेल्प एम्प्लॉइज गेन एक्सपीरियंसेस। ये क्या करता है, ये एम्प्लॉइज को एक्सपीरियंसेस, कॉन्फिडेंस और लीडरशिप स्किल्स को गेन करने में मदद करता है। प्रमोट टीम वर्क, टीम वर्क को प्रमोट करता है डेलीगेशन। बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड करता है कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स के बीच में, क्योंकि भाई दोनों के बीच में आदान प्रदान, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी चल रही है, तो डेफिनेटली उनके बीच में एक ट्रस्ट बनता है, एक टीम वर्क की भावनाएं बनती है। एनकरेज डिसीजन मेकिंग, एनकरेज डिसीजन मेकिंग, क्योंकि देखिए आपने क्या किया, आपने ऑथोरिटी किसको दे रखी है, सबऑर्डिनेट्स को दे रखी है। तो जब आप ऑथोरिटी सबऑर्डिनेट्स को दे रहे हो तो वो डिसीजन लेने में कारगर हो जाते हैं। तो दिस इज द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी का मतलब क्या है, शेयरिंग द टास्क एंड ऑथोरिटी बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, मैनेजर और सबऑर्डिनेट के बीच में शेयर करना टास्क एंड ऑथोरिटी को। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछा जाता है डेलीगेशन, मैं लिख देता हूं यहां पर को, delegation of authority is based on the elementary principle, एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। एलिमेंट्री प्रिंसिपल और प्राथमिक प्रिंसिपल, कौन सा प्रिंसिपल भाई, डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा प्रिंसिपल है, डिवीजन ऑफ वर्क। क्योंकि इसमें क्या करते थे हम लोग, आपको याद होगा, इसमें क्या करते थे, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करते थे, डिवाइड द होल वर्क इनटू स्मॉलर टास्क, छोटे छोटे टास्क में बांट देते, और वो टास्क किसको देते थे, वो अलग अलग पर्सन्स को देते थे, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंसेस के बेसिस में आप उनको टास्क दे देते। तो दैट इज व्हाट इज दैट इज डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। आप किसी को काम सौंप रहे हो और उस काम को करने की ऑथोरिटी भी उसको दे रहे हो, इसी को डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी कहते हैं। तो ये जो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी है पूरी तरह से बेस्ड है डिवीजन ऑफ वर्क के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन कभी पूछा जाता है डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी किस चीज के ऊपर बेस्ड है, तो वो है फेयोल के डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल के ऊपर, पहला जो प्रिंसिपल है। होप दैट आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब जब सारे डिसीजन मेकिंग पावर एक जगह पे कंसंट्रेटेड होती है, यानी कि सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर ऑफ ऑथोरिटी इन अ फ्यू हैंड्स, यानी कि जब ज्यादातर डिसीजन मेकिंग पावर कुछ ही हाथों में होती है, यानी कि किसके पास, टॉप लेवल के पास होती है, तो उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेड टू बी सेंट्रलाइज्ड व्हेन डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है ऑथोरिटी, उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो भी पावर है वो एक ही हाथ में होगी। जैसे कि आप इसका एक एग्जांपल समझ सकते हैं, जैसे कि आप ऐसा मान लीजिए, एक स्कूल है, एक स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है, एक स्कूल के जो प्रिंसिपल है वही सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, है ना, मे टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, वही तो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। यानी कि देखिए सारे के सारे जो डिसीजंस है वो किसके द्वारा लिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल के द्वारा लिए जा रहे हैं। सारे स्कूल के जो डिसीजंस है वो प्रिंसिपल के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, तो यानी कि जो भी डिसीजंस, जब भी डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथों में है, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। इसी के उल्टा अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन पे उसी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जाती है। Decentralization refers to even and systematic distribution of authority at every level of management, यानी कि सारे के सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना ऑथोरिटी का।
उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल गेट शेयर ऑफ ऑथोरिटी। देखिए इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन, ये देखिए यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां पर जैसे हमने अभी बात करी कि भाई वो प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल यहां पर बैठा है तो उसने उसने ही सारी पावर, उसके पास सारी पावर है कि वो हर जगह का वो डिसीजन खुद ले सकता है, हर जगह का डिसीजन वो खुद ले सकता है। तो इसी को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी कि सारे जगह का डिसीजन वो खुद ले रहा है। लेकिन जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये कहां पे अप्लाइड है भाई? सीधी सी बात है, ये कोई बड़ी ब्रांच में अप्लाइड है, बड़ी ब्रांच में। जैसे कि आप बोल सकते हैं भाई रिलायंस इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री? रिलायंस इंडस्ट्री। जो रिलायंस इंडस्ट्री है उसकी वो बहुत बड़ी ब्रांचेस में फैला हुआ है। ये सपोज दैट रिलायंस इंडस्ट्री है, इसकी एक ब्रांच सपोज दैट है दिल्ली के अंदर, एक ब्रांच है मुंबई के अंदर, एक ब्रांच है कोलकाता के अंदर, एक ब्रांच है आपका चेन्नई के अंदर, एक ब्रांच है हैदराबाद के अंदर। तो अलग अलग जगह में उसकी ब्रांचेस हैं। तो उन ब्रांचेस को एक जगह से कंट्रोल करना इतना ही ज्यादा मुश्किल है भाई। सारे डिसीजन अगर यही ले तो इसमें टाइम डिले भी हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो यहां पर अपनी जो पावर एंड ऑथोरिटीज है वो क्या करते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग ब्रांचेस के हेड को, अलग अलग ब्रांचेस के हेड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी कि इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें वो अपनी पावर और अथॉरिटी को वो क्या कर रहे हैं, वो दूसरे लोगों को ट्रांसफर कर देते हैं, दूसरे दूसरे जगह के हेड्स को ट्रांसफर कर दे रहे हैं, फिर वो अपने तरीके से वहां पर काम कर लेते हैं। क्योंकि इसमें बहुत ही मुश्किल है कि भाई हर एक काम को हर एक जगह के जैसे मान लो दिल्ली का अरेंज हो जाए मुंबई से, भी कैसे होगा? मुंबई का अरेंज हो जाए, चलो ठीक है, मुंबई का, कोलकाता कैसे हो जाए, चेन्नई का कैसे हो जाए, और हैदराबाद का कैसे हो जाएगा? तो नहीं हो सकता ना, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए इसको डिसेंट्रलाइजेशन वहां पर को यूज होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइजेशन बड़ी कंपनियों में ज्यादा यूज होता है। जो लार्जर कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सेंट्रलिटी फर्म्स में या छोटे सिस्टम्स में सेंट्रलाइजेशन यूज होता है, क्योंकि वहां पर सारी की सारी पावर एक कुछ लोगों के हाथ में होती है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर और अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में होना, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर एंड अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन करना। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसकी बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंट्रल की। सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस और अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूं तो इस तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम सेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं। क्या सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस होते हैं? और डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस। पहला, अगर हम लोग सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज की बात करें तो यहां से इससे क्या होता है, इससे कंसिस्टेंसी बढ़ती है, कंसिस्टेंसी बढ़ती है, क्रिएट कंसिस्टेंसी बोल सकते हो, इट क्रिएट कंसिस्टेंसी। क्यों बढ़ती है? क्योंकि भाई यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर सेम प्रकार के रूल को फॉलो किया जा रहा है। भाई एक ही आदमी के हाथ में पावर है, तो भाई वही सारे के सारे डिसीजंस ले रहा है, तो यहां पे क्या है, कंसिस्टेंसी रहेगी काम को करने में। ठीक है ना? अब यहां और क्या होता है, और क्या फायदे हैं इसके? दूसरा फायदा हम इसमें बोले तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है। अब देखो यहां पर पावर सिर्फ एक आदमी के हाथ में, तो सीधी सी बात है भाई, अकाउंटेबल अकाउंटेबल कौन है हर काम को करने का? यही है, प्रिंसिपल है भाई। कभी भी कोई भी जिम्मेदारी आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, सपोज दैट स्कूल के अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज हो गई, तो भाई किसके पास जाते हैं? प्रिंसिपल के पास जाते हैं, भाई क्या हुआ पूछने के लिए। तो ये पूरी तरह से हर चीज को करने के लिए अकाउंटेबल यहाँ पर सेंट्रलाइज में, सेंटर में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति है जिसके पास पावर है वही इसमें अकाउंटेबल होता है। तीसरा तीसरा हम लोग एडवांटेज की बात करें
तो वो है आपका डिसीजन टेकन बाय एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब किसके द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं? एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा, क्योंकि भाई जो प्रिंसिपल है कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तब जाके प्रिंसिपल बनता है। तो एक डिसीजन किसके द्वारा लिया जाता है? एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा लिया जाता है। अब हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, उनकी बात कर लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस क्या है? अगर हम पहले एडवांटेजेस की बात करें तो यहां पे हम बोलेंगे इट डेवलप initiative among subordinate। दूसरा बात करें इंप्रूव मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन बढ़ता है। तीसरा बात करें क्विक डिसीजन मेकिंग हो सकता है। क्विक डिसीजन मेकिंग। चौथा हम लोग बात करें रिड्यूस द वर्कलोड। वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल। भाई टॉप लेवल ने अपने काम को बांट दिया तो उनका काम कम हो जाएगा, है ना। इट फैसिलिटेट ग्रोथ। ग्रोथ होने की संभावनाएं हैं। और बेटर कंट्रोल। देखो सिंपल सी बात है भाई, इतने सारे ब्रांचेस बन गई हैं तो भाई जब इनके पास ऑथोरिटी होगी तो इनका कंट्रोल इस ब्रांचेस के ऊपर रहेगा, तो इससे कंट्रोल अच्छा होता है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं डिसेंट्रलाइजेशन के और ये सारे एडवांटेजेस हैं सेंट्रलाइजेशन के। तो ये रहे बेटा आपके सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस। कंसिस्टेंसी बढ़ती है, क्लियर अकाउंटेबिलिटी होती है, डिसीजन टेकन बाय एक्सपीरियंस पर्सन। डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेज है डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट्स, इंप्रूव मोटिवेशन, क्विक डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल, फैसिलिटेट ग्रोथ, बेटर कंट्रोल। तो ये रहा आपका डिसेंट्रलाइजेशन के एग्जांपल्स, सॉरी एडवांटेजेस। अब हम लोग बात करते हैं इनके कुछ डिसएडवांटेजेस की। क्या इनके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं? डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं दोनों के? देखिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे। सबसे पहली बात यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन की, तो सेंट्रलाइजेशन पे भाई लोकल लेवल की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एक ही आदमी वहां पे अथॉरिटी पे है, वो जो भी डिसीजन ले वही सही माना जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि हमेशा वही सही हो। तो लोकल लेवल प्रॉब्लम्स यहाँ पे जनरेट होती रहती है। दूसरा यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है वो है लोअर लेवल एम्प्लॉयज को लेकर के। भाई लोअर लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं, लोअर लेवल एम्प्लॉयज आर गेटिंग डीमोटिवेटेड। वो डीमोटिवेट हो सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि भाई उनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो उनकी बात सुनेगा, वो डीमोटिवेट हो सकते हैं यहां पर। चलिए अब बात करते हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो भाई यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर कंसिस्टेंसी रहती है सेंट्रलाइजेशन के अंदर, तो यहां पे कंसिस्टेंसी की कमी हो सकती है ना। यहां पर भाई सीधी सी बात है कंसिस्टेंसी की कमी पाई जा सकती है, तो यहां पे आपको कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। दूसरा मे बी टेक रॉन्ग डिसीजन।
क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो छोटे सेक्टर्स में जो बैठे हुए जो हेड है, ये डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये भी जॉब कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये डिसीजन ये लोग ले रहे हैं, तो मे बी टेक दे मे टेक रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन बाय लोअर लेवल मैनेजर। लोअर लेवल मैनेजर के द्वारा गलत डिसीजन लिया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, भाई तनाव यहां पर को बना रह सकता है। तो ये थे बेटा आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। होप दैट कि आपके समझ में आ गया होगा। एक लास्ट इनका देख लेते हैं, आपके इनके डिफरेंस बिटवीन को, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के क्या डिफरेंस बिटवीन होते हैं। ऑथोरिटी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑथोरिटी की। ऑथोरिटी में सिंपल सी बात है, कंसंट्रेटेड एट टॉप लेवल। तो यहां पर ऑथोरिटी किसके पास होती है, सेंट्रलाइजेशन पे टॉप लेवल के पास होती है। यहां पर क्या है, यहां पर ऑथोरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग वेरियस लेवल्स। डिसीजन मेकिंग कौन डिसीजन मेकिंग कर रहा है, हायर ऑथोरिटीज। क्योंकि आपने देखा था यहां पे सेंट्रलाइजेशन में क्या था भाई, एक आपको डिसीजंस दे रहा है, वही आपको ऑर्डर्स दे रहा है। तो भाई यहां पर क्या होता है, हायर ऑथोरिटीज के बाद डिसीजन मेकिंग पावर थी, और यहां पर क्या हो रहा है, डन बाय लोअर और मिडिल लेवल्स। डिसीजन मेकिंग कौन कर रहा है, लोअर या मिडिल लेवल कर रहा है, टॉप लेवल्स नहीं कर रहे। फ्लेक्सिबिलिटी, डेफिनेटली यहां पे लेस फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि एक ही आदमी के पास है, वो अपने रूल्स रेगुलेशन थोपेगा। यहाँ पे हाईली फ्लेक्सिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचेस फैल गई है, तो आप अपने तरीके से काम कर सकते हो। एम्प्लॉइज मोटिवेटेड रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। सेंट्रलाइज में डिमोटिवेट, ऐसा नहीं बोल सकते पूरी तरह डिमोटिवेट है, लेकिन लो लेवल ऑफ मोटिवेशन यहां पर रहेगा। यहां पर हाई लेवल ऑफ मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि अपने तरीके से आप यहां पे अपने तरीके से काम कर सकते हो। सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। और यहां पर ये क्या होगा, लार्ज एंड डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन पे ये चीज काम करती है। तो ये थे इसके सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के डिफरेंस बिटवीन। तो ये था बेटा आपका 3 टॉपिक्स के ऊपर हमने जो आज का वीडियो बनाया। कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।